हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी हिंदी ने पॉलिटी के क्विक रिवीजन सीरीज लेके आई थी, जिसमें मेरा टारगेट है कि केवल 5 क्लास के माध्यम से आपकी पॉलिटी खत्म करना। केवल 5 क्लासेस आप देखेंगे। इसके पहले की जो 2 क्लास थी, दोनों क्लासेस 40 मिनट के अराउंड की थी, यानी आप मान लीजिए मैक्सिमम 5 घंटे में आपकी पॉलिटी आपके हाथ में होगी। और मैं सीधा सा इस पॉलिटी में तो मैं कम से कम आपसे वादा कर सकता हूं कि इसमें अगर 20 प्रश्न आएंगे पॉलिटी के, तो कम से कम 15 से 18 क्वेश्चन आपके इस 5 क्लास से होंगे। इस बात का मैं सीधा वादा करता हूं। और मैं इसी के लिए आपको बता दूं कि इन 5 क्लासेस को हम लोगों ने अपने क्विक रिवीजन सीरीज की, हम लोग की जो रिवीजन बैच चल रही है, बेसिकली ये वीडियोस उसके लिए बन रही थी, लेकिन हम लोगों ने पॉलिटी की पूरी क्लास आप सब लोग के लिए फ्री कर दी है, क्योंकि ये क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है और आप लोग के बीच में आने वाली है। इस पॉलिटी की क्लास के अलावा मैं जो इकोनॉमिक्स है, यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए और बिहार पीसीएस को, मैं इकोनॉमिक्स की भी सीरीज लेके आऊंगा। लेकिन ध्यान देंगे दोस्तों, जो इकोनॉमिक्स की सीरीज होगी वो केवल जो रिवीजन बैच है उसमें चलेगी। ध्यान देना है, केवल रिवीजन बैच में वो क्लास चलेगी। तो जो दोस्त रिवीजन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो 8840751912 से जुड़ जाए। 8840751912। अगली मैं बात बता दूं दोस्तों कि ये जो पीडीएफ है जिसमें मैं प्रॉपर आप लोग को तैयार किया हूं डिस्कशन के लिए, 5 क्लासेस की जो पीडीएफ है, जो रिवीजन बैच का ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे इसको अपलोड कर दिया जाएगा। तो जो दोस्त रिवीजन बैच से जुड़े हुए हैं वो नोट्स बनाने में बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। बस प्रॉपर वो लोग इस वीडियोस को देखते चले, उनका काम चलता रहेगा। एक बार नोट्स जो यहाँ पे स्क्रीन पे है उसको एक बार देख लेंगे तो काम आपका पूरी तरह से हो जाएगा। बिहार पीसीएस में चूंकि पॉलिटी से क्वेश्चंस कम आते हैं, उनकी संख्या लगभग 10 के इक्वल होती है, लेकिन यूपी पीसीएस में जस्ट दोगुनी, यानी लगभग 18 से 20 प्रश्न अकेले पॉलिटी से होते हैं। तो पॉलिटी की इंपॉर्टेंस आप बस इतने से समझ सकते हैं कि पॉलिटी 18 से 20 क्वेश्चन अकेले लीड करती है। 18 से 20 क्वेश्चन इस वक्त समझ जाइए कि मैं प्रारंभिक परीक्षा के पहले आप लोग को करंट में खत्म कराऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने करंट से कम 20 क्वेश्चन फंसाऊं। पॉलिटी से मेरी पूरी टारगेट है कि कम से कम 20 क्वेश्चन, लेकिन मान लीजिए अगर 15 भी फंसता है, इसके साथ साथ मैं इकोनॉमिक्स की जो 8 ट्रेडिशनल क्वेश्चंस आते हैं, 7 से 8, वो सारे आपके फंसा दूंगा। यानी अगले एग्जाम तक ये कम से कम जो आपके 20, 15, 35, 8, 40 से 43 क्वेश्चन है, ये आपके हाथ में होंगे। मैं इसी के लिए बताती हूँ कि मैं इकोनॉमिक्स पे भी काम कर रहा हूँ, उसके लिए भी मैं नोट्स तैयार कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स जो हमको रिवीजन सीरीज में लेके आना है। तो उम्मीद करते दोस्तों कि आपको ये सीरीज अच्छी लगेगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले 2 वीडियोस का लिंक मौजूद है, आप लोग जरूर जाइए, उस दोनों क्लासेस को देखिए। जो दोस्त रिवीजन बैच से नहीं जुड़े हैं, अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको पहले बोल देता है 8840751912। इस पे आप लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम मैसेज कर लीजिए। आपको रिवीजन बैच और यूपीएससी हिंदी की जो फुल टेस्ट है, फुल टेस्ट ध्यान देंगे दोस्तों कि अभी जस्ट झारखंड पीसीएस का पेपर हुआ है और हरियाणा पीसीएस का पेपर हुआ है। आप हरियाणा पीसीएस और झारखंड पीसीएस देने वाले वो लड़के जो यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं, अगर वो प्रॉपर पेपर लगा के गए हैं तो वो कुछ मुझको बोलना नहीं है, बस वो एग्जाम के नजरिए से वो पेपर कैसा है वो अंदाज लगा चुके होंगे। हरियाणा पीसीएस की 70% क्वेश्चन डायरेक्टली अपने पेपर से थी, और मैं उसको एक एक क्वेश्चन में डिस्कस करके दिखाया था कि अपने क्वेश्चन वो अपने पेपर से थे। तो बस आप लोगों को इतने से धैर्य रखना है। आप विश्वास रखिए कि यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन फंसेंगे, पूरा मेरा विश्वास है। बस आप लोग अपने प्रारंभिक परीक्षा के पहले अगर आप लोग अपने ऊपर 1000 रुपीज की इन्वेस्ट कर लेते हैं, जिनमें 500 रुपीज टेस्ट सीरीज में और 500 आपका हो गया रिवीजन बैच में, तो मेरा मानना है कि लगभग आपकी तैयारी, अगर बहुत आपका समय खराब नहीं रहा तो नियर अबाउट आपकी तैयारी हो गई होगी। सीधा अब हम लोग क्या करेंगे कि अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे भारत एवं उसके संघराज्य क्षेत्र। टॉपिक्स देख लेते हैं। आज देखेंगे भारत एवं उसके संघराज्य क्षेत्र जो है वो देखेंगे। इसमें हम लोग राज्य पुनर्गठन जो आयोग है उसको देखेंगे प्रॉपर। इसके साथ साथ क्षेत्रीय परिषदों वगैरह को देखेंगे। नागरिकता से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लेंगे। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको देख लेंगे। तो कोशिश करेंगे कम से कम इतनी चीजें हम लोग प्रॉपर देख लें। हालांकि मैं यहाँ पे जो नोट्स वगैरह वो लगभग आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज तक तैयार कर लिया हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटे से लंबी वीडियो ना बने। प्लीज आप लोग पूरी वीडियोस को जरूर देख लेना। तो चलिए हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बता दूं कि यहां पे मेरा एक ही टारगेट है, यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को कुछ नहीं तो कुछ बेसिक्स आता होगा, तो मैं कम से कम उस बेसिक्स, मतलब कम से कम आप लोग ये नहीं समझते, इतने अज्ञान नहीं होंगे कि पॉलिटी मतलब आपको बताना पड़े हमको यार कि पॉलिटी क्या है। तो इस हिसाब से अगर मैं बताऊंगा तो 5 क्लास में यार नहीं खत्म हो पाएगा। तो मैं सीधा यूपी पीसीएस के उस डिमांड को फोकस करूंगा जो अक्सर यूपी पीसीएस अपने प्रारंभिक परीक्षा में पूछती है। तो सीधा अपने लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला पार्ट, भारत एवं उसके संघराज्य क्षेत्र।
ध्यान देना दोस्तों, भारत और उसके संघ राज्य क्षेत्र में देखेंगे कि भाग 1 में आर्टिकल 1 to 4 में इसका वर्णन किया गया है, आर्टिकल 1 से 4। तो भाग 1 में का वर्णन क्या है, आर्टिकल 1 to 4 है। पहली चीज तो दिमाग में यही रखना है, पहली चीज दिमाग में ये रखिए। अच्छा, भाग 1 क्या कहता है, भाग 1 भारत को यूनियन ऑफ स्टेट घोषित करता है। भाग 1 भारत को यूनियन ऑफ स्टेट घोषित करता है। ये डायरेक्टली यूपी पीसीएस में क्वेश्चन बन के आता है, यूनियन ऑफ स्टेट बन के। ठीक है, वर्तमान में देखेंगे कि जो राज्य हैं उनमें कई सारी चेंजिंग की गई है, केंद्र शासित प्रदेश में भी चेंजिंग की गई है। जैसे अगर हम लोग जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को याद रखेंगे तो जम्मू कश्मीर अब राज्य के दर्जे से हट गया है, जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और लद्दाख एक दूसरा। तो हमको पता है दोस्तों कि इसके पहले हम लोग के पास कुल 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, जम्मू कश्मीर, और जब आपका लद्दाख ऐड हुआ है तो 2 ऐड हुआ है, तो हमारे पास कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन 2019 में फिर से एक अधिनियम पारित किया गया है दादर एवं नागर हवेली और दमन दीव के लिए। हुआ क्या है इस अधिनियम में दोस्तों कि दादर एवं नागर हवेली और दमन दीव को मर्ज कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, और इनको आपस में विलय करके एक स्टेट बना दिया गया है, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यानी अभी जो आपका 9 हो गया था, अब उनमें से एक घटा दीजिए, क्योंकि पहले दादर एवं नागर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश था और दमन दीव दूसरा था, लेकिन अब दोनों मिलके एक हो गए। यानी अब ओवरऑल फिर से कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 8 हो गए। वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं भारत में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। करंट की न्यूज है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस यहां से क्वेश्चन दे सकती है, अपने टेस्ट सीरीज में भी मैंने यहां से क्वेश्चन रखा हुआ है। अब हम लोग सीधा आर्टिकल्स को फोकस करेंगे दोस्तों, आर्टिकल्स को हम लोग फोकस करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 1 कहता है कि जो संघ का नाम है वो कहता है इंडिया दैट इज भारत, तथा राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल 1 में बेसिकली इंडिया दैट इज भारत, ये चीज याद रखेंगे आप लोग को। तो सीधा पेपर में क्वेश्चन आएगा कि आर्टिकल 1 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन है इंडिया। जैसे यहां से क्वेश्चन हरियाणा पीसीएस पूछी भी है, एचपीएससी पूछी भी है, वो ऑप्शन दी थी कि आर्टिकल 1 निम्नलिखित में से किसका वर्णन करता है, इंडिया दैट इज भारत या भारत दैट इज इंडिया, और थर्ड स्टेटमेंट दी थी इंडिया दैट इज हिंदुस्तान, ऐसे करके स्टेटमेंट दी हुई थी। तो हरियाणा पीसीएस यहां से आर्टिकल 1 पे क्वेश्चन दी हुई है। आर्टिकल 1 आपकी इंडिया दैट इज भारत का वर्णन करता है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। सेकंड स्टेटमेंट पे आगे जो हम लोग का अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 2 बेसिकली क्या करता है कि नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का अधिकार पार्लियामेंट को देता है। पेपर में क्वेश्चन सीधा आएगा कि नए राज्यों के प्रवेश का अधिकार निम्नलिखित में से किसका है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति का, ऑप्शन बी सीधे आपको लिख देगा कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका, ठीक है, कुछ ऐसा दे देगा क्वेश्चन। तीसरा दे देगा संसद, डी दे देगा इनमें से कोई नहीं। ध्यान देंगे, तो नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का अधिकार पार्लियामेंट को है, संसद को है। ध्यान देंगे अगर आप लोग इस क्वेश्चन को करने के लिए, अगर हम लोग जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम ध्यान देंगे तो भाई पार्लियामेंट ने ही तो चेंजिंग किया था। पार्लियामेंट क्या है चेंजिंग की है, तो नया सीधे क्या है कि नया केंद्र शासित प्रदेश बनाई है। अभी देखेंगे 2014 में तेलंगाना बना था, तो नया राज्य की स्थापना की गई थी, कौन किया था, पार्लियामेंट ने किया था। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन अपना आर्टिकल 2 के तहत, आर्टिकल 2 के तहत ये राइट देती है पार्लियामेंट को कि वो नए राज्यों का प्रवेश करा सकती है और स्थापना कर सकती है। नए राज्यों का प्रवेश भारत में कराया गया है। सपोज जैसे सिक्किम हम लोग देखेंगे, इसके साथ जो पुर्तगालीस का कब्जा था, जो फ्रांसीसियों का कब्जा था, समय के साथ हम लोगों ने इनको ऐड किया है और अपने भारत संघ में इसको वापस मिलाया है। आर्टिकल 3 को हम लोग फोकस करेंगे। आर्टिकल 3 क्या कह रहा है, आर्टिकल 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, उनकी सीमा एवं नाम में परिवर्तन करने की जो पावर है ये संसद की है। यानी सीधी सी बात है दोस्तों, अभी क्या है, यूपी की मांग चल रही है, कुछ संगठन मांग कर रहे हैं कि यूपी को 2 पार्ट में तोड़ दिया जाए, एक पार्ट का नाम पूर्वांचल रख दिया जाए। पूर्वांचल यानी सीधी सी बात है कि राज्य के क्षेत्रफल में परिवर्तन की बात कर रही है, नया सीमा निर्धारण की बात हो रही है। भैया जाहिर सी बात है कि यूपी से अगर तुम नया राज्य बनाओगे पूर्वांचल, तो उसके क्षेत्रफल में कमी करनी पड़ेगी, नया सीमा बनाना पड़ेगा यूपी का, ठीक। और उसके बाद से अभी देखिए, अगर यहां तक कि राज्य के नाम में अगर चेंजिंग करनी है तो ये सारे पावर क्या है, संसद के पास है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो भाग 1 है बेसिकली वो पावर किसको देता है, पार्लियामेंट को पावर देता है, संसद को पावर देता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। यानी अगर योगी जी चाहें कि वो यूपी का नाम यूपी ही रहे तो कुछ नहीं हो सकता है, अगर मोदी जी चाहेंगे तो यूपी के नाम में चेंजिंग कर देंगे, अगर मोदी जी चाहेंगे तो यूपी के क्षेत्रफल में, यूपी की सीमा में, सब में चेंजिंग कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। देखिए मोदी जी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस वक्त पार्लियामेंट में क्या है, बीजेपी की बहुमत है, और बीजेपी मींस मोदी जी, तो हो गया, ठीक है। तो ये बस समझाने के लिए था, बस दिमाग में रहे आर्टिकल 1 to 3। आर्टिकल 1 to 3 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको बस इतना रखना है कि आर्टिकल 1 कहती है इंडिया दैट इज भारत, और आर्टिकल 2 और 3
पार्लियामेंट को मजबूत करती है। कल को आपको मेंस में क्वेश्चन आ जाए, निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक प्रावधान भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था की ओर अग्रणी करते हैं? ठीक है, तो आर्टिकल 2 और 3 आप मेंशन कर दीजिए, आपका एक आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट ध्यान देंगे दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में संसद को जो राइट मिला है चेंजिंग का, वो सामान्य बहुमत के आधार पर कर सकती है, यानी 368 का यूज नहीं करना पड़ेगा। आर्टिकल 368 का यूज उसको नहीं करना पड़ेगा। यानी सीधी सी बात है कि आर्टिकल 2 और 3 से संबंधित जो प्रावधान है उनमें संशोधन करने के लिए संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 2 और 3 में संशोधन 368 के तहत नहीं करना होता है। ये बेसिकली सामान्य बहुमत के आधार पर हो जाता है, सामान्य बहुमत के आधार पर जाता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। यही रीजन है कि आप यहां से J&K का हाल समझ सकते हैं। ठीक, आगे हम लोग आएंगे। अब जब हम लोग इतना पढ़ लें तो यूपी पीसीएस का सबसे हिट टॉपिक क्या है? यूपी पीसीएस का सबसे हिट टॉपिक है राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग, ध्यान देंगे दोस्तों कि भारत संघ में जैसे जब देखेंगे कांग्रेस स्टार्ट की कांग्रेस यानी स्वतंत्रता पूर्व की कांग्रेस, तो स्वतंत्रता पूर्व की कांग्रेस कहती थी कि मैं राज्यों का गठन करूंगा लैंग्वेज के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से, यानी आधार लैंग्वेज होगा। लेकिन समय के साथ जवाहरलाल नेहरू को और ईटी सुलूक को लग गया, नहीं भाई लैंग्वेज के आधार पे राज्यों का गठन करेंगे तो बहुत ज्यादा लैंग्वेज के आधार पे राज्य बन जाएंगे और बहुत मतलब समझे ना कि बैलेंस करना समस्या आ जाएगी, डिमांड बहुत ज्यादा पब्लिक की बढ़ जाएगी। क्योंकि भारत में कहा जाता है कि कोस कोस पर कुछ पानी बदले और 4 कोस पे वाणी का कॉन्सेप्ट चलता है। अब समझ गए ना कि इतने पता चला कि भैया यूपी इतना बड़ा, इसी में 10 राज्य हो गया। तो समस्या है चैलेंज की, क्योंकि आप सोचिए कि इतने राज्य, अभी 28 राज्यों में हम लोग चुनाव करवाते हैं तो हालत खराब हो जाती है, हर चौथे महीना एक चुनाव पड़ जाता है। अभी 28 लेकर 58 राज्य होते हैं तो मतलब हर महीना केवल इलेक्शन लड़ना है। ठीक, तो चैलेंज आप लोग समझ सकते हैं। तो स्टार्ट में ये हुआ कि नहीं भैया हम लोग क्या करेंगे, प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन करेंगे, ना कि लैंग्वेज के आधार पर। तो ये अपने दिमाग में रखना है। कल को पेपर में क्वेश्चन आए क्या कांग्रेस का आजादी के पूर्व विचार क्या था राज्यों के गठन करने पे, तो लैंग्वेज था। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग कौन देखेंगे, तो भारत संघ में राज्यों के पुनर्गठन के लिए 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। जो राज्य पुनर्गठन आयोग था इसकी स्थापना 1953 में की गई थी और 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। 2 साल बाकायदे इसने स्टडी किया और स्टडी करने के बाद इसने अपनी रिपोर्ट दी। हालांकि ध्यान देंगे इसी बीच में एक घटना हो जाती है, वो घटना पे हम लोग चर्चा करेंगे। आगे कह रहा है कि भारतीय जो संसद थी उसने राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया था 1956 में। ठीक, जब 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे। तो जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 था इसके तहत कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। तो आपको दिमाग में रखना है 14 और 6, इस चीज को ध्यान रखिए। अभी कितने हैं, 28 और 8, यानी जस्ट इसमें 2 गुना हो गया है, लेकिन इसमें 2 गुना नहीं हुआ है। ठीक, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 1956 था उसके साथ 14 और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और राज्य पुनर्गठन आयोग ने ही जो अधिनियम था उसी ने बोला था कि भैया क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण करो, क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण करो। और इसको देखते हुए कुल 5 क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण किया गया समय के साथ, कुल 5 क्षेत्रीय परिषदों का समय के साथ निर्माण किया गया। अब आती है बात कि भैया जिन 5 क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण किया गया वो 5 क्षेत्रीय परिषद कौन से है। तो ध्यान देंगे एक तो कि क्षेत्रीय परिषदों का जो अध्यक्ष होता है वो होम मिनिस्ट्री होता है, यानी अमित शाह होंगे। तो एक यूपी पीसीएस के लिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या करता हूं, उन 5 क्षेत्रीय परिषदों का नाम लिख देता हूं और आपको बताता हूं कि उनका मुख्यालय कहां है। देखिए दोस्तों, आप लोग एक जो क्षेत्रीय परिषद है उसका नाम है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। दूसरा जो क्षेत्रीय परिषद है उसका नाम है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। उसके बाद से उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, और उसके बाद से दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी। और एक यहां पे समझ आइए मध्य आप लोग कर लीजिए। तो मध्य वाले को मैं क्या करता हूं, यहां पे साइड में लिख देता हूं मध्य क्षेत्रीय परिषद। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इन क्षेत्रीय परिषदों को, ये जो 5 क्षेत्रीय परिषद है जिनकी अध्यक्षता होम मिनिस्ट्री करेगी, इनके मुख्यालय देख लेते हैं। तो ध्यान देंगे दोस्तों कि जो यहां पे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है इसका मुख्यालय कोलकाता में है, कोलकाता में है। अच्छा, जो इसमें मध्य क्षेत्रीय परिषद है, मध्य क्षेत्रीय परिषद है, ध्यान देंगे इसका अपने यूपी के प्रयागराज में है, प्रयागराज में है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज में है, ये उत्तर प्रदेश में, कुछ ऐसा आएगा। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद का। अब हम लोग बताएंगे उत्तरी का। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का न्यू दिल्ली में है। ध्यान देंगे दोस्तों,
उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का कहां पे है? न्यू दिल्ली में है। एनडी मतलब न्यू दिल्ली। दक्षिणी का कहां पे है? तो दक्षिणी का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में है, ठीक है, चेन्नई में है। और पश्चिमी का जो मुख्यालय, ध्यान देंगे, पश्चिमी का मुख्यालय मुंबई में है, मुंबई में है। तो अब समझिए आप लोग, पहली बात क्षेत्रीय परिषदों के बारे में क्या हो गई कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? होम मिनिस्ट्री करेगी। दूसरी बात, इसका गठन का प्रावधान कहां पे था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में था। अगला फैक्ट हो गया, कुल कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं? तो कुल 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। इस चीज को याद रखना है और सबके मुख्यालय को याद रखना है। नेक्स्ट याद रखेंगे, अच्छा हम लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों कि एक्चुअली हुआ क्या कि इधर राज्य पुनर्गठन का, ठीक है, राज्य पुनर्गठन तैयार हुआ 1953 में। लेकिन एक घटना तक क्या होती है, जैसे ही पता चलता है कि भैया लैंग्वेज के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा, वैसे एक क्रांतिकारी थे, उनका नाम था पोट्टी श्रीमालू, ठीक है, श्री रामल्लू, ठीक है, ये डिसाइड करते हैं नहीं भैया ये गांधी जी के सिद्धांतों को पालन करेंगे और आमरण अनशन करेंगे। और फलतः इन्होंने लगभग एक डाटा मिलती है शायद 56 दिन या 58 दिन, एक बार डाटा चेक कर लीजिएगा, मेरा मानना है 56 डे, 56 दिनों तक इन्होंने आमरण अनशन किया। अब समझिए, एक बंदा जब 56 दिन तक कुछ खाए पिएगा नहीं तो रिजल्ट क्या हो गया? मृत्यु हो जाएगी। अब जैसे ही मृत्यु होगी, इनके फॉलोअर्स क्या करेंगे? हिंसा करेंगे। हिंसा करेंगे तो गवर्नमेंट क्या होगी? झुकेगी। गवर्नमेंट झुकेगी तो क्या करेगी? इनकी जो डिमांड है उसको पूरा करेगी। और डिमांड के आधार पर क्या किया गया? पहला राज्य तैयार किया गया आंध्र प्रदेश। ध्यान देंगे, पहला राज्य तैयार किया गया आंध्र प्रदेश, जो कि क्या होगा? लैंग्वेज यानी भाषा के आधार पर गठन किया जाएगा, भाषा के आधार पर। तो पोट्टी श्री रामलू जो थे, इनकी जो अनशन की वजह से जो मृत्यु हो जाती है उसका रिजल्ट होगा आंध्र प्रदेश का गठन। तो पहला राज्य कौन सा है जिसका गठन किया गया? तो पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। पहला राज्य हो गया आपका आंध्र प्रदेश जिसका गठन किया गया। आप लोग समझ गए होंगे बात को कि पहला राज्य हो गया आंध्र प्रदेश जिसका गठन किया गया। आप लोग हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कितने दिनों तक इन्होंने आमरण अनशन किया था जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी, कितने दिनों तक, ये कमेंट बॉक्स बताइए। मैं एक अपना व्यू दे रहा हूं, मेरा मानना है कि 56, ठीक है, 58 भी हो सकता है, लेकिन 56 लगभग मैं तैयार हूं कि 56 है। आप लोगों को कम से कम कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि मैं सही हूं या गलत। अच्छा, अब ये चीज हो गया, लेकिन ध्यान देंगे दोस्तों एक चीज, समय के साथ क्या हुआ था कि भारतीय कंपनियां जब भारत पे आके आक्रमण की थी, भारत के राज्य क्षेत्र को जब उन्होंने छका लिया था, तो ऐसा नहीं है कि 15 अगस्त 1947 को हम लोगों ने पूरे भारत पे, अखंड भारत पे राज्य स्थापित कर लिया। नहीं, हम लोग विभिन्न माध्यमों से हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर को तो कब्जा में कर लेंगे, अपने पास ले लेंगे, लेकिन हमारे पास कुछ क्षेत्र बच जाते हैं 47 के बाद भी, जैसे पांडिचेरी, यमन, चंद्रनगर, केरिकल, ठीक है, और जो गोवा वाला हिस्सा था, बेसिकली गोवा और दमन थी, ठीक है, गोवा और दमन थी। यहां से क्वेश्चन इस बार आएगा क्योंकि अभी ये करंट का मुद्दा बन गया है, ठीक है, करंट का मुद्दा बन गया है। आज समझिए, इतनी एरिया भारत की ऐसी थी जो हमारे पास 15 अगस्त 1947 तक हमारे पास नहीं थी, 1947 तक हमारे पास नहीं थी। अब होगा क्या? इनमें से एक बड़ा हिस्सा ऐसा था जैसे पांडिचेरी, यमन, चंद्रनगर और कैरिकल बस्ती। तो फ्रांसीसी गवर्नमेंट कहेगी भैया एक काम कर, भारत तू आजाद हो गया है और मेरी क्षमता है नहीं कि मैं आके यूरोप से तुमसे लड़ पाऊं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने सबकी कमर तोड़ दी थी। तो उन्होंने कहा मैं भारत सरकार को ये बस्तियां सौंप रहा हूं, क्योंकि उनको पता था कि भारत अब ज्यादा इंतजार नहीं करेगी, सैनिक कार्रवाई करेगी। अब जैसे ही 1954 में पांडिचेरी, यमन, चंद्रनगर और कैरिकल भारत के पास आएगा, भारत का मनोबल क्या होगा? मनोबल बढ़ जाएगा। और किसका मनोबल गिरेगा? पुर्तगालियों का, क्योंकि पुर्तगालियों के पास अभी भारत का एक बड़ा हिस्सा था, ठीक है, यही पुर्तगाली हैं, ध्यान दीजिएगा। इन्हीं पुर्तगालियों ने इंग्लिश को दहेज में मुंबई दे दिया था, इनके बाप की प्रॉपर्टी थी, ठीक है, दहेज में मुंबई दिया था। तो पेपर में कल को क्वेश्चन आ जाए, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों को मुंबई दहेज में दी थी? तो दहेज में यही पुर्तगाली दे देते, ठीक है, बहन इनकी और बहन बेटी मतलब इनकी थी, और दहेज दिया हमारे गांव का, ठीक है। तो मुंबई दे दिए दहेज में। अब चलिए हम लोग वहां पे नहीं जाएंगे कि उस दहेज से किसको मिला, फिर इंग्लिश के हाथ में कैसे स्टोरी है, वहां नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि हमारा वो टॉपिक ही नहीं है। अब देखिए, तो फ्रांसीसी जब हमको 1954 में जो अपनी कैप्चर एरिया थी, पांडिचेरी, यमन, चंद्रनगर, कैरिकल, ये जब हमको क्या करेंगे, फ्रांसीसी भारत को दे देंगे, तो पुर्तगालियों पे हम लोग क्या कर देंगे भैया? सैनिक कार्रवाई कर देंगे। बहुत इंतजार किया यार, हमको 1954 में ही
दे देते हैं। और तुम ससुरे हो गया 1961, अभी तक तुम दे नहीं रहे हो। अब इनको सैनिक ताकत दिखाई जाएगी, पहली सैनिक ताकत इन्हीं के ऊपर दिखाई जाएगी, ये पाकिस्तान छोड़ के, ठीक है। और जैसे ही पुर्तगालियों को 6 इंच छोटा करेंगे वैसे ही हमारे पास गोवा दमन दीव आ जाएगा। अब हमारे पास जब गोवा दमन दीव आ जाएगा तब हमारा बनेगा अखंड भारत, ठीक। तो ये हो गया आपका बेसिकली जो 1 से 4 था, यानी भाग 1 था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। अब हमारा दूसरा टॉपिक है नागरिकता। दूसरा हमारा टॉपिक है दोस्तों नागरिकता। हालांकि इसके पहले हम लोग एक चीज पढ़ेंगे। नागरिकता पढ़ने के पहले एक चीज पढ़ना है और वेरी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा पीसीएस में यहां से क्वेश्चन आया हुआ भी है। आइए हम लोग ध्यान से देखते हैं। नागरिकता पढ़ने के पहले मैं थोड़ा सा जगह मुझे मिल जाए अगर, ठीक है, यहां पे मैं समझा दे रहा हूं आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉग बना दे रहा हूं, अभी बना दूंगा और मैं यहां पे समझा दे रहा हूं। ध्यान देंगे दोस्तों, हम लोग जैसे बोले कि यार आंध्र प्रदेश का गठन हो गया अक्टूबर 1953 में, 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था गठन। अब आंध्र प्रदेश की बात से क्या होगा, जैसे ही आंध्र प्रदेश का गठन किया जाएगा, ध्यान देंगे, जैसे ही आंध्र प्रदेश का गठन होगा, ठीक, आंध्र प्रदेश का गठन कब होगा, 1 अक्टूबर 1953 को। अब विभिन्न राज्य क्या करेंगे, विभिन्न राज्य करेंगे मांग कि भाई हमको भी भाषा के आधार पे अलग करो। गुजरात करेगा मांग, महाराष्ट्र करेगा, नागालैंड करेगा, हरियाणा करेगा, इसी तरह से बहुत करेंगे और लास्ट में चीजें तेलंगाना पे आके अभी रुकी हुई हैं, ठीक। अब हम लोग देखेंगे आंध्र प्रदेश के बाद से गुजरात, गुजरात के बाद से महाराष्ट्र। चीजों को आप समझिए, पहले यहां पे 2 मिनट का टाइम दीजिए, सारी चीज आप लोग को याद हो जाएंगी। उसके बाद से नागालैंड, धैर्य रखना है, यहां से क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा आप लोग का। इसके बाद से हरियाणा, पहले मैं सारी चीजें लिख लूं कौन कौन से क्रम में थे, फिर क्रम में याद कराना मेरा काम है। उसके बाद से हिमाचल, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद से मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, त्रिपुरा, ऑर्डर से परेशान नहीं होना आप लोगों को, मैं कराऊंगा सिक्किम, सिक्किम, ठीक है, सिक्किम हो गया। सिक्किम के बाद से आपका मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम के बाद से अरुणाचल प्रदेश, यहां से हरियाणा पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद से गोवा, गोवा के बाद से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद से उत्तराखंड, ठीक है, झारखंड, झारखंड और तेलंगाना, तेलंगाना। अब देखिए ये एक सेपरेट टॉपिक है, यूपी पीसीएस यहां से स्पेशल क्वेश्चन पूछ देती है, ठीक है। तो यहां फोकस करेंगे और ऑर्डर पे फोकस करेंगे। याद करने का तरीका देखिए बताता हूं। आंध्र प्रदेश सबको याद रहता है, पहला है, आप याद करिए कैसे, ठीक है। देखिए गुना, देखिए एक्चुअली हुआ था क्या, गुजरात और महाराष्ट्र बेसिकली एक दूसरे से हो गए थे, ठीक है। तो यहां पे आप महाराष्ट्र अगर हटा भी देंगे तो काम चलेगा। देखिए गुना, ना का आगे कर लीजिए गुना, ह से हरि कर लीजिए, ठीक है, गुना हरि हिम, हिम, यहां पे आप लिख लीजिए, देखिए मणि, अभी मैं याद करा दे रहा हूं आप लोग को, मणि, मैत्री, मैत्री, सिमी, फॉर्मूला है बेसिकली, इसको याद करना है, ठीक है, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए आप लोग, सिमी, अच्छा सिमी हो गया, ठीक है, सिमी। अब अरुणाचल प्रदेश की बात आ गई तो अगो, ठीक है, अगो, अब आ गए छऊ, छऊ, अब इसके बाद से लास्ट है झाते, मैं यहां पे लिख दूं, एक सेकंड रुकिए, झाते, मैं याद करा रहा हूं। देखिए आप लोग को यही बस याद करना, मैं अगर इसको लाइन से लिख दूं कहीं तो जैसे साफ साफ तक आप लोग को याद कर लीजिए, गुना हरि हिम मणि मैत्री, गुड़ा हरि हिम मणि मैत्री, ठीक है। नेक्स्ट सिमी, अगो, छऊ झाते, जैसे लग रहा है कि संस्कृत का कोई पोयम हो, ठीक है, छऊ झाते, यही आप लोग को याद करना है। अब देखिए गुना में क्या है, ग से, गु से गुजरात और ना से नागालैंड, गुना, हरि से हो गया हरियाणा, हरीश हो गया आपका हरियाणा, हिम से हो गया, हिम से हो गया हिमाचल प्रदेश।
अब आ गया यहाँ पे मणि, मणि से हो गया मणिपुर। मैत्री, मे से हो गया, मैत्री में मे अलग है, त्रि अलग है। मैत्री में हो गया मे से मेघालय और त्रि से त्रिपुरा। मैत्री के पास हो गया सिमी, सी से सिक्किम और मी से मिजोरम, सिमी। आगे है अगो, अ से अरुणाचल प्रदेश, गो से गोवा। छऊ जाते, छ से छत्तीसगढ़, उ से उत्तराखंड, छऊ, झा से झारखंड और ते से तेलंगाना। तो एक तो ऑर्डर ऐसे याद कर लीजिए आप लोगों को, बस ये चीज याद रखनी है। गुना, हरि, हिम, मणि, मैत्री, सिमी, अगो, छऊ, जाते। गुना, हरि, हिम, मणि, मैत्री, सिमी, अगो, छऊ, जाते। ये चीज आप लोग को याद रखनी है। ठीक, अब आते हम लोग बात करते हैं इसके अलावा क्या अगला क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा यहां पे, चूंकि छत्तीसगढ़, ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, इन तीनों का गठन वर्ष 2000 में हुआ था, वर्ष 2000 में हुआ था। और एक एक हफ्ते के अंतर पे 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को झारखंड। अब समझिए, पहले छत्तीसगढ़, ठीक है, उसके बाद से उत्तराखंड, फिर झारखंड। आप लोग याद रखिए कि 2000 में जो 3 नए राज्य बने थे उनमें यूपी से कट के दूसरा राज्य, जो मिडिल का राज्य था, वो बना था। ठीक, तो पहले छत्तीसगढ़ किसकी, ओपी चौधरी की। आने वाले टाइम में ओपी चौधरी भैया यूपी के, वहां के छत्तीसगढ़ के सीएम होंगे, मेरे से लिख के ले लीजिए। ठीक है, पूरी तरह से अच्छे भी है वो, मेरा पूरा विश्वास भी कि वो बने। ठीक है, यूथ भी है, काफी अच्छा काम भी करेंगे। तो छत्तीसगढ़ मतलब ओपी चौधरी को आप लोग मैक्सिमम लोग जाते होंगे। आज भी देखेंगे कि जो छत्तीसगढ़ में जो ओपी चौधरी का प्लान था बतौर डीएम, वो आज भी सक्सेस है। मतलब जो उन्होंने ट्राइबल्स एरिया में जाके काम कर दिया है, वो एक मॉडल के तौर पे आज भी यूज किया जाता है। और लोग यूपीएससी के, और जो उनकी बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि जो केस स्टडी होती है, वहां पे एग्जाम्पल रखने की काम आ जाती है। जितना बेहतरीन काम उन्होंने किया था, मतलब ओपी चौधरी ने, वास्तव में वो सराहनीय काम था। ठीक है, आज भी देखेंगे जो उन्होंने एक नालंदा करके एक लाइब्रेरी स्टार्ट की थी, आज वो नालंदा लाइब्रेरी इतनी सक्सेस हो गई है ट्राइबल्स एरिया में कि प्रॉपर रिजल्ट दे रही है। मतलब यूपीएससी तक की, अभी मैं जस्ट उनके फेसबुक वॉल पे देखा हूं, तो ग्रेड बी, अभी आरबीआई ग्रेड बी का रिजल्ट आया है और वहां से चयनित हुए वो लोग। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो उनकी इनिशिएटिव्स थे वो कितने सक्सेस हुए हैं। ठीक है, ऐसे लोग अगर छत्तीसगढ़ के सीएम बने तो बहुत बड़ी बात होगी और बहुत अच्छी बात होगी। नेक्स्ट उत्तराखंड बीच में होता 9 नवंबर, तो 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर आप लोग याद रखें। ऑर्डर देगा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को ऑर्डर करें। ठीक, और लास्ट तो हमको पता है तेलंगाना था। ठीक, तो ये हो गया एक। अब मैं करूंगा इसको मिटा दूंगा, क्योंकि ये क्या हुआ है कि मौलिक नागरिकता से घुसते हुए मौलिक अधिकार तक आ गया है। इसको डिलीट कर रहा हूं मैं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे और भी समझाना है, इसलिए मैंने डिलीट कर दिया। अब हम लोग नागरिकता पे बहुत काम भर का बात करेंगे। ठीक है, अब लोग सीईओ वगैरह पे नहीं जाएंगे, वो तो हम लोग करेंट में देख ही लेते हैं, तो ध्यान देना आप। अब नागरिकता देखेंगे, आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन पाएंगे, आर्टिकल 5 से 11 तक। ठीक, भारत में क्या है, इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। मैं अभी स्रोत पढ़ा चुका हूं, आप बताइए कि ये कहां से लिया गया है, स्रोत क्या है इसका, कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए स्रोत क्या है इसका। तो भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, इस चीज को ध्यान दीजिए। और ये भी कल को आपको एकात्मकता और का लक्षण पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान है संविधान के जो एकात्मक है, तो आप नागरिकता को दर्शा सकते हैं। अच्छा, नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया, नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया, और ये 5 विधियों का वर्णन करती है और कहती है, ध्यान देंगे दोस्तों, नागरिकता अधिनियम बनाया गया और 1955, और ये कहती है, ये क्या कहती है कि कुल ऐसी 5 विधियां हैं जिनके माध्यम से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, जिनके माध्यम से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ध्यान देंगे, तो पहला जन्म से, ठीक है, दूसरा वंश के आधार पे, तीसरा पंजीकरण द्वारा, चौथा प्राकृतिक रूप से, और पांचवा क्षेत्र अधिग्रहण द्वारा। प्राकृतिक रूप से और क्षेत्र अधिग्रहण द्वारा। क्वेश्चन कैसे आएगा, कुल कितनी विधियां हैं, तो 5 विधियां हैं। एक तो क्वेश्चन आ जाएगा कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कुल कितनी विधियां हैं जिनके माध्यम से नागरिकता प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा आ सकता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी विधि है जो शामिल नहीं है, इनमें से 3 कोई दे देगा और एक अपने से जोड़ देगा। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। आगे एक इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका आर्टिकल 11 इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस चीज को ध्यान देंगे। एक आर्टिकल 11 इंपॉर्टेंट हो जाता है, हालांकि इसमें मैं लिखा नहीं हूं, मैं लिख दे रहा हूं। अनुच्छेद 11 वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 11 से डायरेक्टली यूपीपीसीएस में क्वेश्चन बन सकता है।
ठीक है, आर्टिकल नहीं पूछेगा, इसकी प्रावधान काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 11 क्या कहती है कि संसद को पावरफुल बनाती है, पार्लियामेंट को पावरफुल बनाएगी, ये संसद को क्या करेगी, पावरफुल बनाएगी। कैसे, मैं बता रहा हूं। ये कहती है कि संसद को यह शक्ति है कि वह नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति, ध्यान देंगे, नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति, कहती है कि नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति का राइट किसके पास है, संसद के पास है, तथा नागरिकता से संबंधित कोई भी विषय हो, जो भी विषय हो, उन सभी से रिलेटेड कानून कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग लीजिए सीएए वगैरह, समझ गए बात को। तो पार्लियामेंट को पावर खुद कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, खुद संविधान बनाता है, और कहता है अनुच्छेद 11 कि भैया मोदी जी आपके पास अधिकार है, जिसको चाहिए जैसा चाहिए नागरिकता का नियम बनाइए, जिसको मन करे अंदर करिए, जिसको मन करे बाहर करिए। हालांकि इतना आसान नहीं है किसी को बाहर करना, अंदर करना आसान कर सकते हैं, बाहर करना बड़ा टफ है। ठीक, तो अनुच्छेद 11 आप लोग समझ गए, पार्लियामेंट को कितनी पावर देती है, सेंटर को कितनी पावर देती है, आप इतने से अंदाज लगा लें। जो 5 आधार हैं उन पे हम लोग चर्चा कर लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट था कि हरियाणा पीसीएस में 5 क्वेश्चन अकेले मौलिक अधिकार से आया था। समझिए आप लोग, 5 क्वेश्चन हरियाणा पीसीएस ने अकेले फंडामेंटल राइट से पूछा था। तो फंडामेंटल राइट की इंपॉर्टेंस हरियाणा पीसीएस वाले समझ ही गए होंगे। आगे हम लोग आते हैं यूपी पीसीएस वाले और बिहार वालों को समझाते हैं। तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट और पहली बात कि भाग 3 में फंडामेंटल राइट है। भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट है। और आर्टिकल क्या है, 12 से 35, 12 से 35। अब इसकी एक आर्टिकल को थोड़ा भूल जाइए, आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 इस वक्त जो संविधान में था, अब वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। आर्टिकल 31 में क्यों करा, स्टार बना दे रहा हूं, अभी मैं समझाऊंगा थोड़ा नीचे जाके। तो संविधान जब आपको दिया गया था तो आपको कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, फंडामेंटल राइट दिए गए थे, लेकिन आपके पास बचे 6। समय के साथ एक ऐसा इसमें प्रावधान था जिसको महसूस किया गया कि भैया इसको मौलिक अधिकार से हटाओ वरना बैंड बच जाएगी, वरना क्या होगी, बैंड बच जाएगी। कौन सा वो मौलिक अधिकार था, बस जस्ट आपको बता रहे हैं। तो पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का, तीसरा है शोषण, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वेरी इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, वेरी इंपॉर्टेंट इसमें आपका ये है, वेरी इंपॉर्टेंट आप में इसका ये है, और वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये है। यहां से 3 से डायरेक्टली क्वेश्चन बन के आ जाता है। हालांकि इसमें भी जो आर्टिकल 21 है वेरी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 21 वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग प्रॉपर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर चर्चा कर रहे हैं, परेशान नहीं होना है। तो अब ये चीज हम लोग देख लिए अब तक कि भाग 3 समझ लिए, आर्टिकल 12 से 35 समझ लिए, कुल 6 मौलिक अधिकार है ये समझ लिए। अब ध्यान देंगे भाग 31 में क्या था दोस्तों, कि संपत्ति का अधिकार था। अब सोचिए संपत्ति का अधिकार अगर मौलिक अधिकार हो जाता तो अब सोचिए कोई लैंड आप कब्जा कर पाती, गवर्नमेंट नहीं कर पाती, भैया सबका मौलिक अधिकार था, भाग जाते लोग सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो पता चलता डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट के काम क्या होते हैं, अधूरे हो जाते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप कितना भी बेहतर कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ नहीं आता। जब लैंड ही नहीं मिल पाएगा कंपनीज को तो कौन आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, आसमान में थोड़ी ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक, तो यही देखते हुए संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मूल संविधान से। इसको हटा के कहा 44वां संविधान संशोधन किया गया, 44वां संविधान संशोधन किया गया। ध्यान देंगे 42 और 44 में कंफ्यूज नहीं होंगे, 4 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। याद करने का तरीका 42 और 44 में, 42 और 44 दो मेजर थे, यहीं पे लोग बोलते हैं। ध्यान देंगे 3 और 1 जो संपत्ति का अधिकार था उसको 31 था आर्टिकल, इसको जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक, तो यहां से आप लोग 44 पहुंच जाएंगे। ठीक है, अक्सर लोग 42-44 में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं इसको बताया हूं। ठीक, तो अब समझ गए कि 44 कैसे याद रखेंगे। 1978 में क्या किया गया, इसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और भेजा कहां गया, आर्टिकल जो भाग 12 वहां पे भेजा गया। भाग 12 में इसको अनुच्छेद 300A बनाया गया और बोला कि भैया अब तू फंडामेंटल राइट नहीं, अब तू कानूनी राइट है, कानूनी अधिकार है। तो एक तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा पीसीएस यहां से क्वेश्चन पूछी भी है। ठीक है, नेक्स्ट कि संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, अभी हम लोग ने जो 6 मौलिक अधिकार थे उसको देखे ही हैं। यहाँ पे बेसिकली ऊपर भी इसके अच्छा ये डबल बार हो गया। ठीक, कोई नहीं, होता रहता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि जो समता का अधिकार है उसमें कानून के समक्ष समानता है, कानूनों के समान संरक्षण है, धर्म मूलवंश 2, जाति 3, लिंग 4 और जन्मस्थान 5। इन 5 आधारों पे कहा जाता है कि भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। दुकान, होटल, रेस्टोरेंट वगैरह आप कहीं भी खोल सकते हैं, सब राइट है। छुआछूत का अंत किया गया, उपाधियों का अंत किया गया है। अभी हम लोग प्रॉपर देखेंगे।
देखिए, जो समता का अधिकार है वो 14 से 18 तक है, 14 से 18 है। इस 14 से 18 में आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 16 कहता है, क्या कहता है, अब ध्यान देंगे। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि भैया इन आधारों पर, यानी धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे आप लोक नियोजन के विषय पे कुछ असमानता नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि जन्म के स्थान पे आप वरीयता दे दिए, ऐसा नहीं है कि आप जात के आधार पर वरीयता दे दिए, ठीक है। तो लोक नियोजन के विषय में आपको क्या होगा, समानता दिया जाएगा। राज्य के अधीन किसी पद पर, ध्यान देना है, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे। ये कहता है राज्य से संबंधित अगर कोई नियोजन है, कोई नियुक्ति है, तो भारत के सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप ध्यान देंगे। अस्पृश्यता का अंत किया गया आर्टिकल 70 में और इसको दंडनीय अपराध बनाया गया। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत करते हुए इसको दंडनीय अपराध बनाया गया। इस चीज को ध्यान देंगे, इस चीज को ध्यान देंगे। उपाधियों का अंत किया जाएगा, उपाधियों का अंत किया जाएगा, उपाधियों का अंत किया गया 18 में। यहां पे कुछ नोट करके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रखा, उसको देखिए। कह रहा ओबीसी, एससी, एसटी के लिए विशेष प्रावधान गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि यहां पे क्या लिखा गया है कि अवसर की समानता, अवसर की समानता, ध्यान देंगे। लेकिन भेदभाव की बात की गई है कि भाई भेदभाव तो नहीं करना है, मूल वंश के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्मस्थान के आधार पे। लेकिन ध्यान देंगे, अगर कुछ भारत के ऐसे तबके जो पिछड़े हैं उनको मेन धारा में लेके जाना है तो उनको तवज्जो देना होगा, तवज्जो देना होगा। तवज्जो देने के लिए उनको क्या होगा, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान करना होगा, रिजर्वेशन देना होगा, छूट देनी होगी। तो आर्टिकल 15(4) और 16(4) के तहत ओबीसी, एससी और एसटी को रिजर्वेशन का प्रावधान है। राज्य इनके लिए कहा गया है विशेष प्रावधान करे, स्पेशल ट्रीटमेंट कर सकती है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे। अब जैसे हम लोग कहें कि उपाधियों का अंत किया गया है, लेकिन ध्यान देंगे सेना और विधि संबंधी आप उपाधि ले सकते हैं, कोई बात नहीं है, ले सकते हैं इसको। लेकिन इसके अतिरिक्त कोई भी उपाधि राज्य द्वारा आपको प्रदान नहीं की जाएगी। सेना और कुछ एजुकेशन से रिलेटेड आपको सम्मान दिया जा सकता है, इसके अतिरिक्त नहीं। ध्यान देंगे, इसके अतिरिक्त ध्यान देंगे, कोई उपाधि नहीं। आगे कह रहा है कोई नागरिक किसी विदेशी देश से अगर आपको मन किया कि भैया हम जा रहे हैं और पाकिस्तान से हम क्या करेंगे, उपाधि लेके, तो भैया पहले तुमको जाकर राष्ट्रपति कोविंद जी से बोलना होगा भैया हमको अनुमति दो। अगर राष्ट्रपति कोविंद जी के बाद तो आपको तुरंत लौट के आना पड़ेगा और पाकिस्तान से आपको उपाधि नहीं मिलने वाली है, ठीक। तो उपाधि लेने के लिए, सम्मान लेने के लिए किसी विदेशी राष्ट्र से आपको पूर्व अनुमति किसे लेना है, कोविंद जी से, ठीक। तो ये हो गया आपका कुछ ये फैक्ट। अब यहां पे कुछ कीवर्ड्स दिया गया, आप समझिए। लिखा है कानून के समक्ष क्षमता। हमको पता है कि ये विचार कहां से लिया गया है, तो विचार ब्रिटिश मूल से लिया गया है, ब्रिटिश मूल से लिया गया है, ब्रिटिश मूल से लिया गया है। आगे कह रहा है कानूनों का समान संरक्षण। कानूनों का समान संरक्षण हम लोग यूएसए यानी अमेरिका से लिए हैं। तो एक तो ये फैक्ट हो गया इंपॉर्टेंट था। आगे हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हमको पता है कि उसमें आर्टिकल 19 से लेकर कहां तक है, यहां पे देखिए 19 से 22 है। 19 क्या कहता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, और 19 के तहत कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है। पहली स्वतंत्रता क्या है कि वाक एवं अभिव्यक्ति, आर्टिकल 19(1)(a), ठीक है, पहला। दूसरा है कि ठीक है आपको बोलने की स्वतंत्रता दे दी गई है, तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरा आगे बोला गया है कि शांतिपूर्ण बिना हथियारों के आप सम्मेलन कर सकते हैं, ठीक, सम्मेलन कर सकते हैं। उसके बाद से तीसरे में क्या है, आप संघ एवं समिति बना सकते हैं। यहीं से ध्यान देंगे, यहीं से अगर पूछे कि पार्टी, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज बनाने का राइट क्या है, तो फंडामेंटल राइट है, इसी से याद करेंगे आप लोग, ठीक। संघ एवं समिति बना सकते हैं। आगे क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र में बिना किसी बाधा के घूमने की स्वतंत्रता है। एक जे.एंड.के में थी, वो भी अब खत्म हो गई। जे.एंड.के में खैर उतनी नहीं समस्या थी, लेकिन आप निश्चिंत होकर जा सकते हैं। कई जगहों पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं ताकि उनके कल्चर में इंटरफेयर ना हो सके, ठीक है, बेसिकली ट्राइबल्स एरिया में। तो घूमने की स्वतंत्रता है। अब घूमने की स्वतंत्रता दी गई तो आपका मन करे तो वहां पे बस जाने, निवास करने की स्वतंत्रता है, और आपको वहां पे व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। याद करने का तरीका क्या है, ऑर्डर से याद करिए, ठीक है। 6 पहले याद कर लीजिए। पहली बात क्या है, आपको दिया गया भैया वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भैया पहले तो जो तुम्हारे मन में वो बोलो, ठीक, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे दी गई। अब क्या है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता दे दी गई, तो बोलोगे कहां, चलो शांतिपूर्ण सम्मेलन कर लो, वहां पे आपको मन करे जो मन में आए वो बोलो। लेकिन ध्यान देना है कुछ अनैतिक चीजों के साथ नहीं, हथियारों के साथ नहीं। अब क्या है कि आपको सम्मेलन की स्वतंत्रता दे दी गई, आपके सम्मेलन से कोई बात नहीं मानी। जैसे आप लोग अन्ना आंदोलन को याद करिए,
अन्ना आंदोलन में क्या है, अनशन किया गया, अपना पक्ष रखा गया, यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई। गांधी मैदान में खूब बड़ा सम्मेलन किया गया तो सम्मेलन की स्वतंत्रता हो गई। सम्मेलन से बात नहीं बनी तो अरविंद केजरीवाल ने क्या बनाया, पार्टी बनाया, यानी संघ एवं समिति बनाने की स्वतंत्रता हो गई। संघ एवं समिति बनाए तो घूम घूम के दिल्ली में उन्होंने क्या किया, प्रचार किए, ठीक है। तो अबाध रूप से घूमने की स्वतंत्रता हुई। जैसे उनको लगा कि भैया हमको दिल्ली में बस जाना चाहिए तो उन्हें क्या हुआ, आगे निवास एवं बस जाने की स्वतंत्रता हो गई। और अब चूंकि पार्टी को बिजनेस से नहीं जोड़ेंगे, बट सपोज अगर वो पार्टी नहीं कोई ऐसी कोई हम कहते हैं स्टार्टअप होती, तो यानी क्या है कि उनको जहां बसे हैं वहां व्यापार कर सकते हैं, आजीविका चला सकते हैं, ईटीसी काम कर सकते हैं। तो इस तरह से याद रखेंगे, पहले वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर जाओ सम्मेलन करो, सम्मेलन करने के बाद से मन करे कि अपना पार्टी बना लो, यानी संघ एवं समिति बना लो, संघ समिति बना लिए तो जाओ घूम घूम के उसका प्रचार करो जो संघ एवं समिति बनाए हो, यानी आबाद रूम से घूमने की स्वतंत्रता है। अगर ये हो गया तो अब तुमको मन करता है कि कहीं हेडक्वार्टर बनाना है, अपना ऑफिस बनाना है, तो जाओ निवास करो, बस जाओ। और अगर लगता है कि हमको व्यवसाय वगैरह करना है तो आपको व्यवसाय की भी उसके बाद से फानी, भाई बस जाओगे तब ना, भाई व्यवसाय करने के लिए आपको जगह देखनी है, जगह देखने पहले जगह तुमको घूमना पड़ेगा, तो पहले घूम लो, अपना घर और बनवा लो, दुकान बनवा लो, फिर अपना व्यवसाय करो, ठीक है। तो इस तरह से याद कर चाहिए आप लोग ऑर्डर। आगे कह रहा है क्या कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 19(1) का, इसी के तहत प्रेस की स्वतंत्रता को निहित है, ठीक है। तो आर्टिकल 19(1) का में प्रेस की स्वतंत्रता है और इसी 19(1) का के तहत क्या है कि न्यायपालिका द्वारा सूचना के अधिकार को शामिल किया गया है। सूचना यानी सूचना का अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता दोनों क्या है, आर्टिकल 19(1) का में शामिल है, 19(1) का में शामिल है। नेक्स्ट हम लोग आगे आएंगे मौलिक अधिकारों को, ठीक है। अब देखिए भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त है उसके बारे में चर्चा किया गया है। तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 याद रखेंगे। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये ऐसे आर्टिकल्स हैं, मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, केवल भारतीय, यानी हमको और आपको मिलेगा, ठीक। पाकिस्तानी को नहीं मिलेगा, ठीक, भूटानी को नहीं मिलेगा, नेपाली को नहीं मिलेगा, ठीक है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अच्छा, अब हम लोग क्या हुआ कि बेसिकली हम लोग थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, ठीक। तो हम लोग ये देख लें कि वो कौन कौन से राइट्स हैं जो केवल भारतीयों को मिले हैं। अब 15 है क्या, देख लीजिए। 15 कहता है कि भैया नागरिकों के मध्य केवल मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर प्रतिषेध नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी सीधी सी बात है कि आप इन आधारों पे नागरिकों के मध्य क्या प्रतिषेध नहीं कर सकते, लेकिन केवल भारतीय नागरिकों, नागरिक मतलब क्या हो गया, जो हमारे नागरिक हो ना, तो इन आधार पे मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर उनको प्रतिषेध आप नहीं कर सकते हो। 16 क्या कहता है कि राज्य के अधीन सेवाओं में अवसर की समानता, यानी नेपाली आके, श्रीलंकाई आके यहाँ पे अवसर की समानता नहीं मान सकते कि भाई तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि राज्य जो सेवाएं देगा, आईएएस हम भी बन सकते हैं, पीसीएस हम भी बन सकते हैं, नहीं भगा देंगे सब मार के, ठीक है। आर्टिकल 16 कहता है भैया कि हमारे यानी खुद हम लोग जो हैं, मतलब जो पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, ठीक, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग बकायदे फॉर्म हम भरेंगे, फेल होंगे, पास होंगे, हमारे पास अधिकार है। अब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई श्रीलंका से मुंह उठा के चला है और फॉर्म भर दिया और आईएएस बन गया। कितना भी पढ़ा लिखा रहेगा, अपने देश का रहे, हमारे यहाँ नौकरी नहीं पाएगा, ठीक। आर्टिकल 19 कहता है वाक स्वतंत्रता, निर्वाध विचरण, निवास और विषय का अधिकार, ये सारे किसको दिए गए हैं, आर्टिकल 19 के तहत केवल भारतीयों को। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है। हम अपने यहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों का संरक्षण करेंगे, हमको क्या मतलब है चाइना के लोगों जो अल्पसंख्यक हैं उनका संरक्षण करना, ठीक है, नहीं मतलब है, हम अपने वालों को करेंगे। 30 के साथ भी अल्पसंख्यकों से ही रिलेटेड प्रावधान है, करें कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रसार करने संबंधी अल्पसंख्यक वर्ग को अधिकार दिया गया है। तो आर्टिकल 29 और 30 आप अगर देखेंगे, 29-30, तो आपका 5वां मूल अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार। ये बेसिकली क्या है, किससे रिलेटेड है, अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है, ठीक है। आर्टिकल 29 क्या कहती है, आर्टिकल 29 क्या कहती है, ये देखिए। तो आर्टिकल 29 कहती है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, और 30 में कहती है कि भैया वो लोग कहें तो इंस्टीट्यूशंस वगैरह खोल लें, उसका प्रसार वगैरह करें, कोई बात नहीं है, ठीक। तो 29 और 30 क्या है आप लोग समझ गए। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, थोड़ा हम लोग देखेंगे कि अपराधों से दोषी, आर्टिकल 20 वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 20 क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 क्या कहता है कि इसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक उसके किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन नहीं किया। यानी वर्तमान में कोई कानून
चल रहा है उसका अगर उल्लंघन किया तो देन वो दोषी है, और अगर उसके एक्शन से रिलेटेड कोई लॉज नहीं है, कोई कानून नहीं है, तो वो दोषी नहीं है। उसे जैसे फॉर एग्जांपल ले, अभी पास्को एक्ट के तहत चेंजिंग की गई है, ठीक, और बोला गया है कि अगर 16 वर्ष का भी बच्चा अगर घृणित कर्म करता है जो बड़े लोग कर सकते हैं तो उसको देन उसी हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। लेकिन आप लोग निर्भया केस याद करिए, निर्भया केस के समय ये जो कानून था वो नहीं था, तो निर्भया केस का जो 5वां दोषी था वो बच के निकल गया, ठीक, क्योंकि कानून जो प्रचलित कानून था उसने उसका उल्लंघन नहीं किया था, उसके दायरे में, उसके डिफिनेशन में वो नहीं था, तो बच गया, ठीक है। नहीं तो आज के समय में क्या था, तो टंग जाता, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, करें कि उसे उससे अधिक दंड नहीं दिया जा सकता जितने की अपराध किए जाने के समय प्रचलित कानून के अनुसार थी। तो प्रचलित कानून क्या कह रहा था निर्भया केस में, भैया वो जो छोटा वाला था, नाबालिग था, कि भाई उसको 2 साल सुधार दे दो, 2 साल, और उसका से भेज दो उसको किसी जगह पे, ठीक है, और वो अज्ञात जगह चला भी गया, पता भी नहीं चला भैया कहाँ चला गया, अच्छी बात है, ठीक, हाँ ठीक है, उनके जीवन की रक्षा हो जाए, खैर अब उसमें बहुत अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि विवाद का विषय है। आगे कह रहा है कि इसके अतिरिक्त एक अपराध के लिए किसी को 1 से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता। यानी ये नहीं है कि भैया एक ही अपराध के लिए एक बार वो बेचारा 5 साल का सजा काट के आ रहा है, फिर तुम उसी के लिए दोबारा उसको जेल में ठेक दो, फिर 5 साल का सजा काटे, ऐसा नहीं है। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा होगी, ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। यानी 1 से अधिक बार दंड नहीं दे सकता, आर्टिकल 20 कहता है। आगे कहता है किसी अभियुक्त को उसके विरुद्ध तुम साक्षी नहीं बना सकते। यानी निशान सर चोरी किए हैं तो निशानते सर को पकड़ के गवाह नहीं बना दोगे, ठीक। हाँ, यहां पे बोला गया है कि स्वेच्छा से उपस्थिति, अगर वो स्वेच्छा से स्वीकार करता है तो उससे वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर खुद निशान सर स्वीकार कर लेते भाई ठीक है हमने चोरी किया तो खत्म बॉल भाई, फिर तो कोई बात नहीं है। लेकिन अब खुद मेरे खिलाफ ही, मेरे को ही तुम साक्षी नहीं बना सकते हो, समझ गए बात को, ये वो कुल फंडा है। तो पहला ये है कि आप प्रचलित कानून का उल्लंघन करेगा तो ही दोषी रहेगा, और प्रचलित कानून में जो मापदंड है सजा के वही दे जाएंगे, 1 से अधिक बार दंड नहीं जाएगा, और साक्षी है जो अभियुक्त है उसके विरुद्ध उसको खुद साक्षी नहीं बना सकता। 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ध्यान देंगे, किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किससे ली गई है, मैं पहले ही बता चुका हूं, इसके पहले मैं बता चुका हूं, इस चीज को आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अतिरिक्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो वंचन है वो केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, इसके अतिरिक्त आप कब किसी भी प्रकार से आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 21 का उल्लंघन केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही होगा। यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है उससे वंचन किया सकता है उसका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से। नोट करके कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर्टिकल 21 के तहत समय के अनुसार कई घोषणाएं की गई। हालांकि ध्यान देंगे, एक चीज मैं आपको सुझाव देता हूं, यहाँ पे कभी भी अगर आपको पता ना रहे कि निम्नलिखित में से कौन आर्टिकल 21 में शामिल नहीं है या निम्नलिखित में से कौन सा किस आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 21 आपको दिख जाए तो सही मार दीजिए। अगर आपको याद नहीं है तो ऑप्शन में कहीं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिख जाए, सही मार दीजिए। इस चीज को समझिएगा, कीवर्ड्स इसमें क्या है कि इतना संशोधन किया गया है कि जितना मैं यहाँ पे लिख के दिया हूं ना एक पन्ने का, इससे अधिक संशोधन है। सारा ना आपको याद होगा ना मुझको याद होगा, ठीक। अब देखिए कीवर्ड्स क्या करना है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कीवर्ड्स याद रखिए। जैसे विदेश यात्रा करने का अधिकार है, महिलाओं के साथ आदर एवं सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार इसी में है, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार इसमें है, पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, प्रतिष्ठा का अधिकार है, बधुआ मजदूरी रोकथाम का अधिकार है, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, आपातकालीन चिकित्सा का अधिकार है, सरकारी अस्पतालों में उचित इलाज की अधिकार है, राज्य के बाहर जाने का अधिकार है, राज्य के बाहर न जाने का अधिकार है, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार है, धारणीय विकास का अधिकार है, हथकड़ी लगाने का अधिकार है, ना लगाने का अधिकार है, ठीक है, यानी हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार है। तो सारा अधिकार, मैक्सिमम अधिकार आपका यहीं पे जाता है, मैक्सिमम। इसलिए बोला ना कि आप याद मत करिए, ठीक। देखा निम्नलिखित में से कौन नहीं शामिल है, अगर याद आ जाता नहीं ये तो नहीं शामिल है इसके तहत। जैसे ध्यान देंगे जो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यहीं पे शांत रहने की स्वतंत्रता भी, शांत यानी ना बोलने की स्वतंत्रता भी इसी के तहत शामिल है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग आते हैं आर्टिकल 21 क, कह रहा है कि आर्टिकल 21 क जो है इसको ध्यान देंगे, इसके प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के जो बच्चे हैं
उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, और यह प्रावधान किया गया 86वें संविधान संशोधन में। 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह बोला गया भैया 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं फ्री में पढ़ाओ, उनको अनिवार्य शिक्षा कंपल्सरी है। ठीक, तो ये ध्यान देंगे। इसके बावजूद 2002 से प्रावधान है, लेकिन अभी हम लोग सकल नामांकन 14 वर्ष तक का नहीं पा चुके हैं। सकल नामांकन में हम लोग बहुत पीछे अभी। हालांकि ठीक है, हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, वो अलग की बात है। आगे कह रहा है कि संसद द्वारा बनाए गए कुछ निवारक कानून, इसको देख लीजिए। तो संसद द्वारा जैसे एक मीसा है, मीसा क्या है, तो मीसा 1971 में आया था, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम है ये। एनएससी क्या है, 1980 में आया था, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में योगी जी पारित किया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रक अधिनियम 2017। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रक अधिनियम कब पारित किया गया, तो वर्ष 2017 में पारित किया गया। इस चीज को ध्यान देंगे। तो यहाँ पे सरकार द्वारा, ठीक है, यहाँ पे संसद वर्ड लिखा गया है, बट यहाँ पे उत्तर प्रदेश भी है, ध्यान देंगे। ठीक, तो मीसा, एनएससी और ये कम से कम आप लोग याद रखिए। आगे शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 वेरी इंपॉर्टेंट। 2019 के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन और 20 में आया भी है। 23 कह रहा है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार में प्रतिबंध लगाता है। 23 कहता है मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार में प्रतिबंध लगाता है। और 24 कहता है कि 14 वर्ष से जो कम आए के बच्चे कोई जोखिम वाला काम नहीं कराना है, कोई जोखिम वाला काम नहीं। तो पहले भाई मानव का दुर्व्यापार रोक दो, मानव का दुर्व्यापार अब याद कैसे करेंगे? देखिए अक्सर द्वंद्व आती है कि 23 और 24 में सबको पता रहता है कि इनमें से कोई एक क्या है कि मानव के दुर्व्यापार से संबंधित है, बलात्कार से संबंधित है, और कोई एक क्या है कि जोखिम से वाले कार्यों से प्रतिबंध लगाता है। समझ नहीं पाते लोग कि जोखिम वाले कार्य पहले है यानी आर्टिकल 23 है या पहले मानव का दुर्व्यापार है। ध्यान देंगे, आप अगर मानव का दुर्व्यापार रोक देंगे यानी 14 वर्ष के जो बच्चे हैं बेसिकली हम लोग कह रहे हैं बलात्कार रोक देंगे, तो ध्यान से उसके बाद से अगला टर्न आता है कि भैया कि जोखिम वाले कार्यों में इनको शामिल किया जाएगा। भैया जब अगर शुरू में ही इनको बलात्कार करा जाएगा तो जोखिम वाले कार्य में क्या ही शामिल होंगे? तो ध्यान देना है, सबसे पहले क्या है कि मानव के दुर्व्यापार यानी बलात्कार शामिल है, उसके बाद से जोखिम वाले कार्यों पर प्रतिबंध लगाई गई है। जोखिम वाले कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को। ठीक, तो आर्टिकल 23 और 24 हो गया। आगे 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता है। 25 कहता है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता है। ठीक, यहां पर ध्यान देंगे, इसको ऑर्डर करने के लिए देगा, मानना, आचरण और प्रचार को ऑर्डर करने के लिए दे देगा। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। आगे आर्टिकल 26 के तहत करा है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 करा है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 27 क्या है कि विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है। ठीक, 28 क्या है कि कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, तो आर्टिकल 21 धार्मिक शिक्षा से रिलेटेड प्रावधान करता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ध्यान देंगे, कह रहा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को अपने मूल अधिकार के प्रवर्तन या उल्लंघन के विरुद्ध सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का शक्ति देता है। ठीक, यानी आर्टिकल 32 पावर देता है कि निशांत को भाई अगर तेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो तू चाहे भाग जा सीधा सुप्रीम कोर्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ध्यान देंगे, संविधान की आत्मा कहा है, यानी आपके मूल अधिकारों के का उल्लंघन हो रहा था, आप लोग कहां भाग सकते हैं? आर्टिकल 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट। नोट, यहां पे नोट करा है कि आर्टिकल 32 के तहत केवल मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। वोट केवल पकड़िएगा, प्रायर स्टेटमेंट में अगर केवल आ जाता है लोग तो क्या करते हैं, काट देते हैं, लेकिन केवल मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है आर्टिकल 32 के तहत। करा अन्य गैर मूल अधिकार, संवैधानिक अधिकार और लौकिक अधिकार इनको नहीं, अन्य अधिकारों को नहीं, केवल मौलिक अधिकार, यानी गैर मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, लौकिक अधिकार है, इनके लिए आप लोग 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं भाग सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। आगे कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के हनन या हनन होने पर व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में वाद दायर कर सकता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट भाग जाओ और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट भाग जाओ।
ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 और 226 वेरी इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, जैसे ही आप आर्टिकल 32 या 226 का यूज करते हैं, वैसे ही कोर्ट क्या करती है, 5 प्रकार के रिटों का प्रावधान करती है। इसी में से किसी का यूज करेगी। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा। प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अच्छा, अब देखिए कुछ क्लास लंबी नहीं खत्म हो जाएगी। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है, ध्यान देंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण में न्यायालय क्या कहता है, न्यायालय यह आदेश देता है कि बंदी व्यक्ति की प्रार्थना पर उसे बंदी बनाने वाले अधिकारी को जारी की जाती है कि वो जिसको बंदी बनाए हैं उस व्यक्ति को संबंधित न्यायालय में 24 घंटे के भीतर उपस्थित करे। बंदी प्रत्यक्षीकरण कहता है कि भैया जो बंदी बनाए जिसको, उसको 24 घंटे के भीतर तुमको कोर्ट में भेजना है, ठीक है, जिससे उस बंदी को, ठीक है, यानी अरेस्ट करने के कारणों की वैधता की जांच कोर्ट कर सके। यानी 24 घंटे में अगर निशांत को अरेस्ट किया जाएगा तो 24 घंटे के भीतर पुलिस को उसको जो न्यायालय है वहां भेजना होगा और न्यायालय उस वैधता की जांच करेगी और उस आधार पे क्या होगा, कुछ न्यायिक हिरासत या पुलिस हिरासत कुछ वगैरह देगी अपराध के हिसाब से। आगे आती है परमादेश, ध्यान देंगे, आगे परमादेश आती है। परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं जब कोई सार्वजनिक इकाई, अधीनस्थ न्यायालय अथवा निगम, सार्वजनिक अधिकारी अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। यानी कह रहा है कि अगर जो अधीनस्थ न्यायालय हो गई या कोई सार्वजनिक इकाई हो गई या कोई सार्वजनिक अधिकारी हो गया, जो इनके कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं अगर ये उसका पालन नहीं करते हैं, लगते हैं घूस लेने या फिर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाके कार्य करते हैं, ठीक है। अब पुलिस अधिकारी क्या करे, प्रशासनिक अधिकारी का काम करने लगे, ठीक। तो अधिकार क्षेत्र के बाहर जाके कार्य करते हैं तो उच्चतम न्यायालय यह आदेश देगा कि वो अपने कर्तव्य का पालन करें और अधिकार क्षेत्र में रह के कार्य करें। ध्यान देंगे, एक तो अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किए तो भी परमादेश, दूसरी बात अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किए तो भी परमादेश, और अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किए तो भी परमादेश, आदेश देते हैं। प्रतिषेध की बात आती है जब किसी न्यायालय अथवा अधिकरण किसी मामले पर विचारार्थ हो, ठीक, तो इस रीट द्वारा उच्चतम न्यायालय यह आदेश देता है कि उक्त प्रकरण पर विचार रोक दे, ठीक। यानी कोई अधिकरण हो गया या कोई न्यायालय हो गया, अगर किसी मामले पे XYZ मामले पे क्या है, विचारार्थ, अभी डिसीजन नहीं दिया है, तो उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है कि उक्त प्रकरण पर विचार क्या करे, रोक दे। ये प्रतिषेध, प्रतिषेध का नाम ही हो गया प्रतिषेध करना, रोकना। चौथा उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ होता है अधिक जानकारी प्राप्त करना। यह उच्चतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अथवा अधिकारी को उसके क्षेत्राधिकार से संबंधित जो त्रुटियां हैं उनके सुधार के लिए जारी किया जाता है। ध्यान देंगे, जो त्रुटियां हुई हैं किसी अधीनस्थ न्यायालय में या किसी अधिकारी से, उन त्रुटियों में सुधार के लिए जारी जाता है। सामान्यतः उत्प्रेषण रीट न्यायिक भूलों को सुधारने हेतु जारी की जाती है, ठीक। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार का रीट न्यायिक भूलों को सुधारने हेतु किया जाता है, तो उत्प्रेषण का यूज करेंगे। नेक्स्ट है अधिकार परीक्षा। करा जब कोई व्यक्ति या संस्थान कोई ऐसा कार्य करता है जिसके लिए उसके पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं है, जब कोई व्यक्ति या संस्थान कोई ऐसा कार्य करता है जिसके लिए उसके पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं है, तो न्यायालय उससे अधिकार परीक्षा के आदेश द्वारा पूछता है कि वह किस अधिकार से ये कार्य कर रहा है। यानी आपके पास कोई अधिकार नहीं है, वैधानिक अधिकार, फिर भी आप क्या कर रहे हो, कोई काम कर रहे हैं, तो पूछेगा कोर्ट कि भैया किस अधिकार से कार्य कर रहे हो। तो देन ये हो गया वो 5 प्रकार का रीट। तो हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण में 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने पेश कराना है। परमादेश में अगर कोई अधिकारी, कोई न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय अगर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, अधिकार क्षेत्र के बाहर जाके कोई काम कर रहा है, तो परमादेश। प्रतिषेध में बेसिकली रोक लगाया जाता है कि किसी मामले पर अगर विचारार्थ कोई है तो उस प्रकरण को रोकने से। उत्प्रेषण में न्याय भूलों को सुधारने हेतु बेसिकली ये जारी की जाती है। और अधिकार परीक्षा में पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से वो वर्क कर रहे हो जो आपके वैधानिक अधिकार में नहीं है। 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आर्टिकल 32 कहता है, भीमराव अंबेडकर ने 32 को क्या कहा है, संविधान की आत्मा। ऊपर ही देख लिए, राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 के तहत है, मौलिक अधिकार 20-21 को छोड़कर सब निलंबित हो जाते हैं। यानी आर्टिकल 352 में
20 और 21 आपका निलंबित नहीं होगा, अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो ये बेसिकली हो गया आज की क्लास। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो समझ में आएगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।